हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम थर्ड एक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इससे पहले हमने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कर ली है। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? दीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज। तो याद रखिएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ होती है। मतलब किसी भी कंपनी का मेन कमाई का जरिया करने के लिए जो कंपनी काम करती है उन्हीं को बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो मेन कमाई का जरिया यही होता है। अब फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि कोई कंपनी है जो शर्ट्स बनाती है, ठीक है, या कोई किसी भी तरह का गारमेंट्स बनाती है। तो स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है उसका कोई रॉ मटेरियल ज़रूर रहा होगा। तो रॉ मटेरियल में थ्रेड्स आ जाते हैं, फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक है, और भी कई तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये रॉ मटेरियल उसने कहीं से ख़रीदा होगा, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होंगे। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस का मेन काम है। उसके अलावा उन्होंने जब खरीदा होगा तो सामान आया होगा कंपनी में, तो उसका किराया दिया होगा, वो भी हो गया। उसी तरह फैक्ट्री में कुछ मजदूर लगे होंगे, या फैक्ट्री में कुछ बिजली का बिल आया होगा जो मेन काम करने में लगा होगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। क्लियर है? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग अलग थी। इन्वेस्टिंग में क्या करते थे, हम अपनी एसेट्स बढ़ाते थे, वो बिल्कुल अलग था, वो मेन काम से दूर था। अब आपने बिल्डिंग खरीदी है, हाँ, हालांकि मेन काम होगा बिल्डिंग में, लेकिन बिल्डिंग यूज थोड़ी हो जाएगी मेन काम में। मेन काम में बिल्डिंग ख़त्म थोड़ी हो जाएगी, वो तो आपकी एसेट की तरह रहेगी ना। तो इसीलिए वो इन्वेस्टिंग में था। उसी तरह उधार लेना किसी से फाइनेंसिंग में था। अब यहाँ पर जो ऐसी चीज़ें होंगी ना, देखिए, अब आपने फाइबर लिया तो वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसकी शर्ट बना दी आपने। अब वो आप अपने पास नहीं रख सकते, उसको आपको भेजना पड़ेगा। तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। क्लासिफाइड एज द एक्टिविटीज़ अदर देन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इसकी एक और पहचान है स्टूडेंट्स, कि अगर आपको कोई भी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं लगती है, ठीक है, आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ के हिसाब से उसमें नहीं लगता है आपको कोई भी ऐसा आइटम, तो आपको उसको ऑपरेटिंग में समझ लेना है। क्लियर है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो आएगी तीनों एक्टिविटीज़ में। अगर खर्चा हुआ है, कैश फ्लो हुआ है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं से वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं है तो ऑपरेटिंग होगी। इट डिटरमाइंस नेट प्रॉफिट और लॉस। अब स्टूडेंट्स, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस जो निकाला जाता है, जो कैलकुलेट किया जाता है, वो इन्हीं एक्टिविटीज़ में से होता है। ठीक है, परचेज कितना किया, कंपनी ने सेल्स कितनी की, कंपनी का ऊपर का खर्चा कितना हुआ, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये जो रेगुलर के खर्चे हैं सारे, इसी को तो हम बोलते हैं रेवेन्यू। ये प्लस माइनस करके ही तो हमारा प्रॉफिट और लॉस आता है स्टूडेंट्स। तो कभी भी याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को प्लस माइनस करके प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग से ही आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ऑपरेटिंग का आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा टॉपिक। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर है ना, एक चीज़ मैं आपको पिछली 2 क्लासेस में बताना भूल गया था। अब आप इसको समझ लीजिए। वहाँ पर पहले की 2 क्लासेस में जो हमने नोट्स पढ़े थे ना, उसमें भी नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में था, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़ के बारे में। अब ये कौन सी कंपनीज़ होती हैं? देखिए, 2 तरह की कंपनीज़ होती हैं बेसिकली, ठीक है, अगर फाइनेंस के हिसाब से देखा जाए। कोई ऐसी कंपनी जिसका काम ही होता है उधार लेना और उधार देना, ठीक है, जैसे बैंक की तरह काम करती हैं वो। तो वो जो कंपनीज होती हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कंपनीज। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल कंपनीज। फाइनेंशियल कंपनी बोलेंगे उसको। और उसके अलावा जो भी कंपनी होती है, जैसे कोई गुड्स सर्विस बना के बेचने का काम कर रही है, तो ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। कैसी कंफ्यूजन? देखिए, मान लेते हैं कि कंपनी ने उधार लिया, ठीक है, कोई एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी थी जिसने पैसे मार्केट से उठाए, लेकिन उसने पैसे उठा के क्या किया? अपने लिए एक सामान बनाया, ठीक है। मान लेते हैं सोफ़ा, सोफ़े की कंपनी है तो सोफ़ा उन्होंने तैयार किया और सोफ़ा बेचा। तो ये इनके लिए तो होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि इन्होंने मार्केट से उधार लिया।
लेकिन अगर सोचे दूसरी तरफ फाइनेंशियल कंपनी के बारे में अगर आप सोचते हैं, इसका तो काम ही है कि लोगों से पैसा लेके उसको मार्केट में लगाना, शेयर बाजार में लगाना और पैसे कमा के लोगों को वापस देना। इसका तो मेन काम ही वही है। तो स्टूडेंट्स, जो इसके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी वो इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि इसका मेन काम ही वही है। फर्क समझा? तो फाइनेंशियल कंपनी बिल्कुल ही अलग तरीके से उसका कॉन्सेप्ट चलता है, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी अलग चलती है। लेकिन जो नॉन फाइनेंस कंपनी होती है वो तो अपना सामान, उनका जो मेन एम होता है वो अपना सामान बना के बेचना ही होता है। ठीक है, अगर उधार लिया है तो उधार चुकाएंगे, पहले सामान बेचेंगे फिर उधार चुकाएंगे, तो ये उनकी फाइनेंसिंग हो गई। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये फ़र्क समझिए। अब ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। पहले आप नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में तो अच्छे से समझिए। एक बार इसके बारे में समझ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके आपको फाइनेंशियल कंपनी के बारे में भी आपके दिमाग में जब डालूंगा तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, तो अभी जो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जब मैं पढ़ा रहा था इससे पहले, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज लिखा था। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया है कि वहाँ पे नॉन फाइनेंशियल कंपनीज क्यों लिखा हुआ था। चलिए, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब नॉर्मल कंपनी, कोई भी नॉर्मल कंपनी जो सामान बना के बेचती है, उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आ जाएगा, सामान, बेचा गया सामान, चाहे वो गुड्स है या सर्विस है। पहली चीज़ क्लियर है। अच्छा, ये बताइए कि इसमें इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा कैश का? सेल किया है तो जाहिर सी बात है कैश तो इनफ्लो होगा ना। चलिए लिख लेते हैं साथ में, रिसीट फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस एटसेट्रा। रॉयल्टी का मतलब बता चुका हूँ स्टूडेंट्स पहले भी। रॉयल्टी मतलब होता है जब कोई कंपनी अपना नाम किसी और कंपनी को यूज़ करने देती है तो उसके बदले में कुछ पैसे लेती है। ठीक है, तो वो हो गया रॉयल्टी। उसके अलावा कोई और कंपनी का काम करने के लिए कभी फ़ीस भी ले सकते हैं। तो ये जो फ़ीस होती है, रॉयल्टीज़ होती हैं, ये भी एक तरह की इनकम में ही आ जाती है कंपनी की। और जाहिर सी बात है ये इनफ्लो हो जाएगा। इनफ्लो और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज का काम ही होता है कि दूसरी कंपनीज की हेल्प करना। ठीक है, आप इनके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। या किसी बड़ी कंपनी ने किसी छोटी कंपनी की हेल्प कर दी कि आप हमारा सामान बिकवा दो। ठीक है, या अ, जो बड़ी कंपनी थी वो अपना सामान दूसरों से ही बिकवाती है तो रॉयल्टी उसको देनी पड़ती है, या दूसरी कंपनी को, पहली कंपनी को देनी पड़ेगी। तो इस तरह से काम चलता है। आगे बढ़ेंगे, रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, अब ये ट्रेड रिसीवेबल मतलब ऐसा पैसा जो अभी तो आपके पास नहीं है लेकिन बहुत जल्द आपके पास आने वाला है। तो आपके पास पैसा आ गया ना, तो ये भी इनफ्लो हो गया। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आती हैं, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स। तो डेटर्स आपके पैसा दे देंगे थोड़े दिनों में, तो ये भी आ गया इसमें। क्यों? और ये देखिए ये करंट है, ये यहाँ पे उधार मत समझिएगा। ये उधार लंबे समय का नहीं है। अगर लंबे समय का उधार होता जो कंपनी ने दिया होता किसी को, तो किस में आता, इन्वेस्टिंग में आता, क्योंकि कंपनी ने दिया है किसी को, है ना। और कंपनी ने अगर किसी से लंबे समय के लिए उधार लिया होता तो वो फाइनेंसिंग में आता। तो ये फर्क करना समझिए। ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में बात हो रही है। अब उसका उल्टा करेंगे, जो ऊपर पढ़ा है ना उसका रिवर्स कर दीजिए। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटफ्लो हो गया कंपनी के मेन काम में। ठीक है, जो रॉ मटेरियल खरीदा था। पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है, आउटफ्लो हो गया, कैश हमने वापस कर दिया उनका। पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज एट्सेट्रा, ठीक है, ये भी रेगुलर खर्चा होता है, आउटफ्लो हो गया। लास्ट में पढ़ लेते हैं, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। अब देखिए इनकम टैक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जो अभी अभी आपकी इनकम हुई, मतलब किसी कंपनी में कोई भी इनकम होती है, कंपनी में इनकम किसकी होती है, मालिक की जो इनकम होती है स्टूडेंट्स, वही इनकम टैक्स उस पर लगता है। ठीक है, और कंपनी को ये इनकम टैक्स देना होता है। तो ये इनकम टैक्स भी कहीं ना कहीं जो ओनर है या जो भी मालिक वहाँ पर, या तो आप शेयर होल्डर समझ सकते हैं, उनकी इनकम पे भी इनकम टैक्स लगता है। बेसिकली जो भी प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लगता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, क्योंकि जो मेन काम किया है बिजनेस का उसी पे तो इनकम टैक्स लग रहा है ना। और इनकम टैक्स रिफंड होने का मतलब है कि हम कोई फॉर्म अप्लाई करके अपना इनकम टैक्स रिफंड भी ले सकते हैं गवर्नमेंट से।
ठीक है। अगर आप टाइम टू टाइम टैक्स भरते हैं तो गवर्नमेंट आपको कुछ पैसा वापस भी लौटा देती है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर ऐसा कोई इनकम टैक्स आता है तो उसको भी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालना है। लेकिन इतना याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकम टैक्स इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर लगा है तो आपको समझ जाना है कि वो उसमें डालना होगा आपको, फिर ऑपरेटिंग में मत डालिएगा। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लेते हैं आपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेची है जो पहले तो 1 लाख रुपए की थी, लेकिन बाद में उसकी कीमत 5 लाख रुपए हो गई। तो ये 4 लाख रुपए की आपको इनकम हुई है ना, प्रॉफिट हुआ है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि उसमें भी आपको टैक्स देना होगा। तो ये जो टैक्स है ये आपकी प्रॉपर्टी का था, ठीक है। अब ये आपके बिजनेस का मेन काम का नहीं था, इन्वेस्टिंग का था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में टैक्स लगाए तो वो वाला टैक्स इन्वेस्टिंग में डालिएगा। अच्छा, फाइनेंसिंग में भी समझ लेते हैं। फाइनेंसिंग में आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने अब देखिए उधार की बात करनी होगी ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने क्या किया, किसी से पैसा लिया था, ठीक है, और किसी शेयर होल्डर से समझ लीजिए, डिबेंचर होल्डर से समझ लीजिए, और उसी में आपको फ़ायदा हो गया। या आप ऐसा समझ सकते हैं वो जो पैसा है उससे आपने कंपनी में कुछ इन्वेस्ट किया और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बारे में डिटेल में आगे की क्लासेस में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर शॉर्ट में अगर समझें तो आपको अभी इतना समझना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो डे टू डे जो काम होते हैं उसमें यूज़ होती हैं स्टूडेंट्स। आई होप ये चीज़ क्लियर है। सो अब हमने तीनों एक्टिविटीज़ अच्छे से पढ़ ली हैं, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय बाय।